मैं सड़कों की बेटी बन चुकी थी। दिन भर अजनबी हाथों के सामने हाथ फैलाकर सांस चलती थी और रात किसी दरख्त के साये में आंख लग जाती। एक सुबह जब नींद टूटी तो यूं लगा जैसे मेरी जात मुझसे छिन चुकी हो, इज्जत का एहसास कहीं पीछे रह गया हो। दिन गुजरे, बदन ने बगावत की और हकीकत सामने आई तो दिल ने पहला फैसला यही किया कि इस बोझ को खत्म कर दो। मगर इसी रात ख्वाब में अब्बा आए। आवाज में हुक्म भी था और दुआ भी कि इस अमानत को दुनिया में आने दो, हिसाब मेरा होगा। मैं जाग उठी, डरी हुई मगर पहली बार किसी अनदेखे सहारे पर यकीन करती हुई। 9 महीने बीते तो हॉस्पिटल के सफेद रोशनियों में एक अजीब हलचल मच गई। डॉक्टर एक दूसरे की तरफ देखते रहे। फिर किसी ने धीरे से कहा कि अगर मैं ये बच्चा दे दूं तो मेरी तकदीर के बदले रकम रखी जा सकती है, ऐसी रकम जिसका मैंने कभी तस्वुर भी ना किया था। मैं हक्का बक्का रह गई। जैसे ही मेरी नजर नौ मौलूद पर पड़ी, सांस अटक गई। वो आम सा बच्चा नहीं लग रहा था, इसकी खामोशी में भी कोई राज था। मेरे पास मौजूद औरत बार बार कहती रही कि अपनी बहन का नाम बताओ, शायद मदद मिल जाएगी। मगर मैं किसी को क्या बताती? मैं खुद शनाख्त के बगैर थी, कोई कागज, कोई पता नहीं। गैर कानूनी सरहद पार करने का खौफ अलग। पुलिस का जिक्र आते ही दिल कांप जाता। इस लम्हे मेरे लिए दुनिया एक ही चेहरे तक सिमट गई थी। वो औरत जिसकी मेहरबानी ने मुझे जीने की जगह दी थी। मैंने इसी सहारे को अपना नसीब मान लिया। इसके घर के कामकाज में लग गई, जानवरों और बर्तनों के बीच खुद को छुपा लिया कि शायद यूं तकदीर का शोर थम जाए। मगर कहानी ने ये कौर मोड़ लिया। 2 ही महीने गुजरे थे कि बदन पर बोझल होने लगा और खबर मिली कि मैं एक बार फिर उम्मीद से हूँ। ये सुनकर जमीन पांवों के नीचे से सरक गई। ये वो सच था जिसे मैं मानने से इनकार करती रही थी। दिल में सवाल उठे, क्या आजमाइश खत्म नहीं होगी? क्या ख्वाब की वो आवाज अब भी साथ है? इसी लम्हे मैंने एक फैसला किया, इस बार मैं किसी ऑफर, किसी खौफ के आगे नहीं झुकूंगी। मैंने बच्चे को सीने से लगाकर कमरे की खिड़की खोली, बाहर की हवा अंदर आने दी और खुद से वादा किया कि अंजाम मैं खुद लिखूंगी, चाहे रास्ता कितना ही अंधेरा क्यों ना हो। मुझे सच का अंदाजा था। मैं जानती थी कि इस अंधेरे की कोख से पलने वाला वजूद इसी जुल्म की निशानी है जो इस रास्ते मेरे साथ हुआ था। मैंने खुद को समझाया, रोई, गिड़गिड़ाई, हत्ता कि इस बोझ से जान छुड़ाने की कई बार कोशिश भी की, मगर हर बार कोई ना कोई रुकावट मेरे हाथ बांध लेती, जैसे किस्मत ने जिद बांध ली हो कि ये कहानी अधूरी नहीं रहेगी। इन्हीं दिनों एक रात ख्वाब में अब्बा नजर आए। बरसों बाद पहली बार। इनकी आंखों में ना मिलामत थी ना गुस्सा, बस अजीब सा सुकून था। उन्होंने कहा कि मेरा सफर अब इख्तिमाम की तरफ है और मेरी कोख में पलने वाला वजूद किसी और ही मकसद के लिए चुना गया है। मैं हड़बड़ाकर जाग उठी। दिल तेजी से धड़क रहा था और पहली बार मुझे यूं लगा जैसे मेरे साथ होने वाला जुल्म ही मेरी तकदीर का दरवाजा खोलने वाला है। इस वाकये के बाद सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। वो अजनबी औरत जो महज तरस के तहत मुझे छत दे रही थी, मेरे लिए एक ढाल बन गई। मैंने महसूस किया कि जिंदगी ने मुझे तोड़ा जरूर है, मगर मुकम्मल तौर पर छोड़ा नहीं। अब्बा का खौफ, इस औरत का सहारा और हर दिन का जिंदा रह जाना, ये सब महज इत्तेफाक नहीं लग रहा था। वक्त गुजरता गया और जब मेरे पेट में पलते बच्चे को 6 माह हो चुके थे तो इस औरत ने मुझसे नरमी से कहा कि वो मुझे मजीद अपने घर में नहीं रख सकती। मगर जाते जाते इसने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया और ये कि खर्च अपनी जेब से अदा किया। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बगैर किसी लालच के खुदा का काम करते हैं। मैंने समझा था कि शायद अब सुकून मिल जाएगा, मगर मैं गलत थी। हॉस्पिटल की खामोश दीवारों के बीच खड़े होकर मुझे पहली बार अंदाजा हुआ कि असल इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला है। यह सिर्फ एक बेसहारा औरत की कहानी नहीं रही थी, बल्कि यह कैसे राज की शुरुआत थी जो मेरे वजूद, मेरे आने वाले बच्चे और मेरी तकदीर तीनों को ये कैसी राह पर ले जाने वाला था जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती, सिर्फ अंजाम बदला जा सकता है। जब विलादत का लम्हा आया तो मुझे पहली बार यकीन हुआ कि शायद अब जिंदगी सीधी चल पड़ेगी।
मगर जैसे ही बेटे की पैदाइश हुई सब कुछ उलट हो गया। किसी ने मुझे मेरा बच्चा दिखाने की जल्दी न की, उल्टा कमरे के दरवाजे खोलते बंद होते रहे और देखते ही देखते ऐसा लगा जैसे पूरा हॉस्पिटल इसी एक कमरे में सिमट आया हो। डॉक्टर, नर्सें, अजनबी चेहरे सब एक ही सिमट देख रहे थे, यानी मेरे बच्चे की तरफ। इनकी आंखों में हैरत, खौफ और तजस्सुस एक साथ था। मैं कुछ न समझ सकी, बस इतना जान गई कि जो मैंने जन्म दिया है वो आम नहीं, इसलिए हर नजर इसी पर ठहरी हुई थी। थोड़ी देर बाद एक सीनियर डॉक्टर मेरे करीब आया। इसकी आवाज धीमी थी मगर लफ्ज बहुत भारी। इसने कहा कि अगर मैं ये बच्चा इनके हवाले कर दूं तो वो मुझे ऐसी रकम दे सकते हैं जो मेरी सारी महरूमियों का कुफारा बन जाए। मैं सुन होकर रह गई। एक लम्हे को दिमाग ने कहा कि ये तो सिर्फ एक बच्चा है, मगर दिल ने शोर मचा दिया कि ये मेरा वजूद है, मेरी आखिरी पनाह। मैं अभी इसी कश्मकश में थी कि उन्होंने बच्चे के बारे में कुछ ऐसा बताया जिसने मेरी धड़कन रोक दी। मुझे यूं लगा जैसे मेरा माजी, मेरा हाल और मेरा मुस्तकबिल एक ही नुक्ते पर आकर टकरा गए हो। इसी लम्हे कहानी ने अचानक पीछे की तरफ पलटा खाया, जैसे तकदीर ने खुद मेरा तारुफ करवाना चाहा हो। मेरा नाम मरियम है और मेरा ताल्लुक साहव्याल के एक छोटे से मोहल्ले से है, जहां मैं अम्मा, अब्बा और अपनी बड़ी बहन के साथ रहती थी। हम ना बहुत अमीर थे, ना मुकम्मल मोहताज, मगर 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात मेहनत हमारे नसीब में लिखी थी। अम्मा मोहल्ले की औरतों के कपड़े सीती थी, अब्बा मजदूरी करते थे और मेरी बहन, जो मुझसे 5 साल बड़ी थी, घर की खामोश जिम्मेदार थी। मैंने वही आंख खोली, वही ख्वाब देखे और वहीं से वो रास्ता शुरू हुआ जो मुझे आज इस अजनबी हॉस्पिटल के बिस्तर तक ले आया था। और तब मुझे एहसास हुआ कि ये बच्चा सिर्फ मेरी जिंदगी का मोड़ नहीं, बल्कि मेरे माजी के हर फैसले का हिसाब है। मैंने डॉक्टर की पेशकश को सुना जरूर, मगर दिल में एक नया फैसला जन्म ले चुका था। इस बार अंजाम पैसों से नहीं लिखा जाएगा। मैंने तय कर लिया कि कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी, बल्कि अब वो रुख बदलेगी। ऐसा रुख जहाँ मेरी शनाख्त, मेरे बेटे की हकीकत और मेरी खामोशी सब एक साथ दुनिया के सामने आएंगे। मगर मेरी शर्तों पर। अब्बा एक तंग से कारखाने में दिन भर झुके झुके चमड़े के बैग से आते थे, उंगलियों पर जख्म और आंखों में थकन लिए। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, इन्हीं से घर का चिराग जलता, कभी तेज कभी मध्यम। अम्मा ने कभी शिकवा नहीं किया। वो अक्सर मुस्कुराकर बस यही कहती कि असल गुर्बत पैसे की कमी नहीं, हार मान लेने का नाम है। इनकी ये बातें मेरे दिल में कहीं उतरती जरूर थी, मगर मेरे अंदर बेकरारी का शोर ज्यादा था। मैं खामोशी से बड़े बड़े ख्वाब बुनती रहती। कभी खुद को क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते देखती, कभी ये तसव्वुर कि मैं इतना कमा लूंगी कि अब्बा को हमेशा के लिए इस कारखाने से निजात मिल जाए और अपनी बहन के हाथ खुद अपने हाथों से पीले करूंगी। हम दोनों बहनें शक्ल सूरत में किसी से कम ना थी, मगर हमारी फितरत जमीन आसमान का फर्क रखती थी। मेरी बहन सादा दिल, कमगो और जो मिल जाए इसी पर शुक्र करने वाली थी, जबकि मेरे ख्वाब हद से बड़े थे। इसे छोटी खुशियां भी काफी लगती थी और मुझे हर चीज में इससे बेहतर चाहिए होता था। हमारा छोटा सा घर, तंग गलियां और महदूद जिंदगी मुझे अक्सर घुटन देती थी। दिल चाहता था कि एक दिन यहाँ से निकलकर किसी वसी और रोशन दुनिया में जा बसूं, जहाँ गुर्बत मेरा तारुफ ना हो। मैं मेहनत भी करती थी, मगर मेरे अंदर सब्र नाम की कोई चीज ना थी। मैं सब कुछ अभी चाहती थी, आराम, इज्जत, दौलत। मुझे लगता था कि अमीर होना ही असल कामयाबी है, और अगर देर हो गई तो शायद जिंदगी हाथ से निकल जाएगी। मैं ये नहीं जानती थी कि जल्दबाजी में चुने गए रास्ते अक्सर इंसान को इस मंजिल पर ले जाते हैं जहां ख्वाब पूरे नहीं होते, बल्कि इनकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। इसी बेसब्री ने मेरे मुकद्दर का रुख मोड़ा, और वो लड़की जो सिर्फ बड़ा घर चाहती थी, जल्दी ही जिंदगी से कुछ और ही मांगने पर मजबूर हो गई। सिर्फ सुकून, सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ और सिर्फ अपनी पहचान। इस जमाने में मेरी बहन मैट्रिक के इम्तिहान की तैयारी कर रही थी कि अम्मा अब्बा की पेशानी पर फिक्र की लकीरें गहरी होने लगी। हमारे यहाँ ये समझा जाता था कि लड़की जवान होते ही इसके घर बसाने की फिक्र शुरू कर देनी चाहिए। इसलिए अम्मा ने रिश्ता कराने वालियों को पैगाम भिजवा दिया
कि कहीं से कोई मुनासिब सा रिश्ता देखें। ये बात मेरे दिल पर किसी चोट की तरह लगी। मैं हरगिज नहीं चाहती थी कि मेरी बहन इस कम उम्री में इसी तंगो तारीख जिंदगी से रुखसत हो जाए। मेरे ख्वाब कुछ और थे। मैं चाहती थी कि मैं खुद कुछ बनूं, खूब पैसे कमाऊं और फिर अपनी बहन को इज्जत और शान से अपनी मर्जी से रुखसत करूं। जब मैं ये बातें अम्मा अब्बा को बताती तो वो मुस्कुराकर टाल देते। इन्हें लगता था मैं बस हवाओं में खिले बना रही हूँ। एक नादान लड़की जो खुद को तकदीर बदलने वाली समझ बैठी है। वो नहीं जानती थी कि वाकई किस्मत बदलने वाली है, मगर इस अंदाज में नहीं जिसका मैंने ख्वाब देखा था। अम्मा दिल से चाहती थी कि बड़ी बेटी को कोई अच्छा घर मिल जाए, मगर गुर्बत ने हमारे लिए दरवाजे बंद कर रखे थे। जो भी रिश्ता आता वो किसी न किसी तरह दिल तोड़ देने वाला होता। कभी किसी मौजी का पैगाम, कभी ऐसे लड़के का जो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके गुजारा करता था। हर आने वाला रिश्ता मुझे ये एहसास दिलाता कि हमारे ख्वाब और हमारी हकीकत के बीच कितना गहरा फासला है। मैं अंदर ही अंदर जलती रहती, खुद से वादे करती कि मैं इस जिंदगी को नहीं मानूंगी, मगर मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि जिद, बेसब्री और हालात से लड़ने की ये आदत मुझे ये कैसे मोड़ पर ला खड़ेगी, जहां ना मेरी बात सुनी जाएगी, ना मेरे ख्वाब बचेंगे और ना ही मैं अपनी बहन को वो तहफ़्फ़ुज़ दे सकूंगी जिसका मैंने खुद से वादा किया था। तकदीर खामोशी से अपना जाल बुन रही थी और हम सब बेखबर इसके बीच जलते जा रहे थे। मेरी बहन शुरू से ही खामोश मिजाज और हद से ज्यादा सादा दिल थी। इसके चेहरे पर कभी कोई जिद या शिकवा नहीं आया। वो अम्मा अब्बा के फैसलों को खिस्मत समझकर कबूल करने वाली लड़की थी, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि अम्मा अब्बा इसे किसी के भी हवाले कर देते। वो जानते थे कि वो इन पर बोझ नहीं बल्कि इनकी इज्जत है। इसी कश्मकश में एक दिन रिश्ता कराने वाली ने अम्मा के कान में एक नाम डाला, वजदान। बताया गया कि लड़का मुल्क से बाहर मेहनत मजदूरी करता है और इसका घराना सादा मगर उसूलों वाला है। वजदान की माँ ने पहले ही बात में दिल जीत लिया। साफ कह दिया कि ना जहेज चाहिए ना दिखावा, बस लड़की नेक हो और घर संभालने वाली हो। ये सुनकर हमें यूं लगा जैसे बरसों बाद किस्मत ने हमारी गली का रुख किया हो। अम्मा अब्बा के दिल में हल्का सा खदशा जरूर था कि गरीब के घर इतना साफ सुथरा रिश्ता कैसे आ गया, मगर हालात ने इन्हें उम्मीद पर मजबूर कर दिया। मैं तो ये रिश्ता सुनते ही ख्वाबों में खो गई। मुझे लगा जैसे माहम की शादी सिर्फ इसकी नहीं, मेरी किस्मत का दरवाजा भी खोल देगी। मैं दिल ही दिल में मंसूबे बनाने लगी। सोचा जब माहम बैरून मुल्क जाएगी तो मैं भी इसके पास जाया करूंगी, नई दुनिया देखूंगी और वक्त आने पर वजदान से कहूंगी कि वो मुझे भी वहां बुला ले। मेरे लिए ये रिश्ता सिर्फ शादी नहीं, एक सीढ़ी था, गुर्बत से निकलने की सीढ़ी। इसलिए मैंने अम्मा अब्बा को इस रिश्ते के लिए खूब मनाया। आखिरकार उन्होंने भी हाँ कर दी, शायद इस यकीन के साथ कि अल्लाह ने कोई आसानी भेज दी है। हम सब ने सुख का सांस लिया, मगर किसी को खबर ना थी कि जिस रिश्ते को हम नजात समझ रहे हैं वही आगे चलकर हमारी जिंदगियों का सबसे पेचीदा इम्तिहान बनने वाला है। इस दिन खुशी ने आंखों पर पट्टी बांध ली थी और खतरे खामोशी से हमारे घरों में दाखिल हो चुके थे। वजदान न सिर्फ शक्लो सूरत में खुशवाजा था, बल्कि बातचीत और सोच में भी हद दर्जा मुतवाजन लगता था। इसके घर आने की सादगी ने अम्मा अब्बा के दिल का बोझ हल्का कर दिया था और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने कभी जहेज का नाम तक नहीं लिया। मेरे लिए ये सब किसी ख्वाब से कम ना था। मैं हर मुलाकात में इनकी खिदमत में लगी रहती, जैसे इस रिश्ते में मेरी अपनी किस्मत भी बंधी हो। मेरे जहन में एक ही ख्याल गर्दिश करता रहता कि माहम की शादी के बाद सब कुछ बदल जाएगा, हमारे दिन भी पलटेंगे और वो तंगी जो बरसों से हमारे दरवाजे पर बैठी है आखिरकार रुखसत हो जाएगी। मैं वजदान को एक मजबूत सहारा समझने लगी थी। वह हमसे कहीं बेहतर कमा रहा था और मुझे यकीन हो चला था कि इसकी वजह से हम भी जल्द किसी बेहतर जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे। इस सोच में मैं ये भूल गई थी कि माहम मेरी एक लौती बहन है और इसकी रुखसती मेरे लिए एक मुस्तकबिल जुदाई बनने वाली है। मुझे बस इस बात की खुशी थी कि वो एक मुस्तहकिम घर जा रही है। शादी की तारीख तय हुई तो घर में सादगी के बावजूद यह खामोश सी रौनक आ गई। कोई ढोल ताशा नहीं था, मगर उम्मीदों का शोर बहुत था। निकाह हुआ, माहम रुखसत हो गई और हमारा घर एकदम पहले से ज्यादा खाली महसूस होने लगा। वो इस्लामाबाद चली गई
जहां इसका नया घर था। वजदान शादी के लिए छुट्टी पर आया था और सिर्फ 1 महीने बाद ही इसे दोबारा बैरून मुल्क लौटना पड़ा। जाते वक्त इसने वादे तो बहुत किए, मगर इसकी वापसी का कोई वाज़ा वक्त न था। मैंने खुद को यह कहकर तसल्ली दी कि वक्ती जुदाई है, असल फायदे तो आगे मिलेंगे, लेकिन हकीकत आहिस्ता आहिस्ता अपने रंग दिखाने लगी। वजदान के जाने के बाद न सिर्फ हमारा घर खामोश हुआ, बल्कि उम्मीदों में भी एक अनजाने सी दरार पड़ गई। जिस तब्दीली का मैं इंतजार कर रही थी, वो आने से पहले ही किसी और सिमत मुड़ रही थी, और मैं बेखबर इस मोड़ की तरफ बढ़ रही थी जहां खुश फहमियों की कीमत बहुत महंगी अदा करनी पड़ती है। वजदान के वापस परदेस लौटते ही माहम भी चंद दिन बाद हमारे घर आ गई। अजीब बात यह थी कि इसे सामने देखकर मेरे दिल में खुशी के बजाय एक नामानूस सी उदासी उतर आई। मैं चाहती थी कि वो अपने शौहर के साथ ही रहे, क्योंकि जब तक वो बाहर न जाती मेरे अपने ख्वाब भी अधूरे रहते। मेरे लिए इसकी वापसी एक रुकावट जैसी थी, मगर मैंने ये बात कभी जबान पर नहीं लाई। माहम ने बस इतना कहा कि वजदान इसके कागजात बनवा रहा है, काम मुकम्मल होते ही वो भी इसके पास चली जाएगी। मैं रोज इससे यही पूछती कि कोई खबर आई या नहीं, मगर वक्त के साथ साथ इसके जवाब मुख्तसर और खामोश होते गए। वो पहले भी कमगू थी, मगर अब इसकी खामोशी में एक अजीब बोझ शामिल हो गया था। वो ना शिकवा करती, ना किसी से गिला, बस अम्मा के साथ घर के कामों में खुद को मसरूफ रखती, जैसे सोचने का वक्त ही ना मिलने देना चाहती हो। महीने गुजरते गए और इसके चेहरे की शादाबी कहीं खो गई। न वो पहले की तरह हंसती थी, न मुझसे हंसी मजाक करती, जैसे इसके अंदर कोई बात दबकर रह गई हो। शादी को 8 महीने हो चुके थे और वजदान की गैर मौजूदगी ने माहम के वजूद पर एक मुस्तकिल संजीदगी तारी करती थी। मैं मगर अपने ही ख्यालों में कैद थी। मैं दिन गिन गिन कर गुजारती कि कब वो इसे अपने पास बुलाएगा, कब वो बैरून मुल्क जाएगी, और कब मुझे भी इस नए जहां को देखने का बहाना मिलेगा जहां मैं अपनी किस्मत को बदलने के ख्वाब सजाए बैठी थी। मुझे इस वक्त ये एहसास ही ना था कि मैं जिस दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रही हूँ, इसके पीछे सिर्फ मौका नहीं बल्कि सच्चाइयां भी छुपी हैं। ऐसी सच्चाइयां जो ख्वाबों को तोड़ने में एक लम्हा भी नहीं लगाती। वक्त जैसे मेरे हक में चल पड़ा था। एक दिन वो खबर आ ही गई जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वजदान ने तमाम कागजात मुकम्मल करवा लिए थे और माहम अब बहुत जल्द इसके पास परदेश जाने वाली थी। ये सुनकर मेरे दिल में खुशी का शोर मच गया, मगर मैंने महसूस किया कि माहम के चेहरे पर खुशी के बजाय उदासी की परछाइयां और गहरी हो गई। जब मैंने वजह पूछी तो इसने बस यही कहा कि अम्मा अब्बा और घर से दूरी का ख्याल इसे परेशान कर रहा है। इसका ये जवाब मुझे खटका नहीं बल्कि गुस्सा दिलाने लगा। मुझे लगा जैसे वो इस नेमत की कदर नहीं कर रही जिसके लिए मैं बरसों से तरस रही थी। जैसे जैसे इसके जाने का दिन करीब आता गया, घर की फिजा बदलती गई। अम्मा अब्बा की खामोशी लंबी होने लगी, आंखों में नमी ठहरने लगी, मगर मेरे दिल में सिर्फ एक ही एहसास था, बेचैनी और उम्मीद। मैं इन्हें समझाने के बजाय दिल ही दिल में कोसती कि जब किस्मत आखिरकार मेहरबान हो रही है तो ये उदासी कैसी। मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि माहम किसी ख्वाब की तरफ नहीं बल्कि ये अनजाने बोझ की तरफ जा रही है। आखिर वो दिन आ पहुंचा। माहम नम आंखों के साथ हम सबको छोड़कर परदेस रवाना हो गई। अम्मा अब्बा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और घर पहली बार वाकई खाली लग रहा था। मेरे चेहरे पर मगर एक दबी दबी मुस्कुराहट थी और आंखों में वही पुराने ख्वाब, दौलत, आसाइश और एक नई जिंदगी के जाते हुए। मैंने माहम से बस इतना कहा कि मुझे भी जल्द अपने पास बुला लेना, क्योंकि मैंने इसके सफर को अपनी मंजिल समझ लिया था। मुझे इस वक्त ये अंदाजा ना था कि जिस रास्ते को मैं खुशी से देख रही हूँ वो दरअसल एक ऐसा मोड़ है जहाँ हर मुस्कुराहट के पीछे कोई ना कोई कुर्बानी छुपी होती है। माहम की किस्मत तो बदल चुकी थी, मगर इस तब्दीली की कीमत क्या है, यह सच्चाई हम सब पर बहुत देर से खुलने वाली थी। मुझे बस एक ही जिद सवार थी कि मैं भी इस चमकती दमकती बाहर की अमीरों वाली जिंदगी देखूं, जिसके किस्से मैंने हमेशा फिल्मों और ड्रामों में सुने थे। माहम जब मुझसे कहती कि वो तो दिल से हमसे सब दूर जाना ही नहीं चाहते थी, तो मुझे इसकी बातों में सिर्फ कमजोरी नजर आती
वो समझाती कि मुझे खुश होना चाहिए कि मैं अम्मा अब्बा के पास हूँ, मगर इस वक्त मेरे लिए घर, मोहब्बत और अपनायत सब बेमानी थी। मेरे ज़हन पर सिर्फ एक ही तस्वीर नक्श थी, परदेस, पैसा और एक बड़ा घर जहाँ गुर्बत का नामो निशान ना हो। हमारे घर में इस जमाने में मोबाइल जैसी चीज खौफ थी। मोहल्ले में सिर्फ वही लोग फोन रखते थे जिन्हें हम अमीर कहते थे। मेरी स्कूल की एक दोस्त रिमला थी जिसके पास अपना मोबाइल था। मैं अक्सर बहाने बनाकर इसके घर चली जाती और इसी के फोन से माहम को कॉल करती। हर बार बात एक ही नुक्ते पर आकर रुकती। वो अपने शौहर से कहकर मुझे भी जल्द अपने पास बुला ले। मैंने कभी इससे ये नहीं पूछा कि वो वहाँ कैसी है, खुश है या नहीं, तन्हाई इसे काटती तो नहीं, या इसे हमारी याद आती भी है या नहीं। मेरी जबान पर हमेशा एक ही शिकायत होती कि मैं इस गुर्बत जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। मैं बस वहाँ आना चाहती हूँ, चाहे जैसे भी हो। मेरी बातें सुनकर माहम खामोश हो जाती और इमला भी हैरत से मुझे देखती, जैसे वो मेरे अंदर की बेचैनी और अंधी ख्वाहिश को समझने की कोशिश कर रही हो। मुझे मगर ये एहसास ही ना था कि मैं जिस जिंदगी को ख्वाब समझ रही हूँ वो किसी और के लिए ये खामोश कैद भी हो सकती है। मैं अपनी जिद में इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि किसी के दिल के हालात जानने का ख्याल तक मेरे जहन में नहीं आया, और यही बेहिसी आगे चलकर मेरे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली थी। माहम बार बार मुझे समझाने की कोशिश करती कि परदेश की जिंदगी इतनी आसान नहीं जितनी दूर से नजर आती है। वो कहती कि इसके अपने अब्बा भी बरसों से बाहर काम कर रहे हैं और वहाँ की मेहनत, तन्हाई और मजबूरियों को वो करीब से जानती है, मगर मेरी आंखों पर ख्वाबों की पट्टी बंधी हुई थी। मुझे लगता था कि चाहे जो भी हो, कम से कम वो जिंदगी इस घुटन से तो बेहतर होगी जो मैं इस छोटे से घर में गुजार रही हूँ। मैं हर कॉल पर माहम से ये ही जिद करती कि वो किसी तरह मुझे अपने पास बुला ले। मैं ये तक कह देती कि मैं हर तरह का काम करने को तैयार हूँ, बस वहां पहुंच जाऊं और पैसा कमा सकूं। मुझे जरा भी अंदाजा ना था कि मेरी ये बातें सिर्फ रिमला तक महदूद नहीं रही। इसके घर में आने जाने वाला इसका कजिन भी अक्सर वही होता था और खामोशी से सब कुछ सुनता रहता था। मैं बेखबरी में अपने दिल की ख्वाहिशें जबान पर लाते रही और वो इन्हें अपने फायदे के हिसाब से जोड़ता रहा। मेरे जहन में कभी ये ख्याल तक ना आया कि कोई इन बातों को गलत नीयत से भी सुन सकता है। मैं तो बस रिमला के सामने बैठी माहम से बातें करती और अपने ख्वाब दोहराती रहती, जबकि इसी दौरान कहीं यह कैसा जाल बुना जा रहा था जिसका नुकसान सिर्फ मुझे नहीं मेरे पूरे घर को होने वाला था। 6 महीने गुजरने के बाद माहम की तरफ से एक और खबर आई। वो माँ बनने वाली थी। अम्मा अब्बा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और मैं भी लम्हा भर को मुस्कुराई, मगर सच ये था कि मेरी असल खुशी किसी और तरफ बंधी हुई थी। मेरे दिल में सबसे बड़ा ख्वाब अब भी वही था, परदेश जाना, पैसे कमाना और वो जिंदगी जीना जिसे मैं बचपन से फिल्मों और कहानियों में देखती आई थी। मुझे मालूम न था कि जिस ख्वाब के पीछे मैं अंधी होकर भाग रही हूँ वो मुझे ये कैसे अंधेरे की तरफ ले जा रहा है जहाँ रोशनी बहुत देर से नसीब होती है। रिमला की अमीराना जिंदगी, इसका लिबास, अंदाज़े गुफ्तगू और बेफिक्री से जीने का सलीका मेरे ख्वाबों को रोज एक नया रंग दे रहा था। मैं जितना इसके करीब रहती इतना ही अपने हाल से बेजार होती जाती। इसी दौरान माहम की माँ बनने की खबर रिमला के कजिन तक भी पहुंच गई और वो लम्हा इसके लिए मौका बन गया। शायद इसी दिन इसने तय कर लिया था कि अब वो मुझे एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, मगर मैं इस सोच से बिल्कुल बेखबर थी। माहम की खुशखबरी सुनकर अम्मा सजदे में गिर पड़ी थी। इनकी आंखों में शुक्र और दुआएं थी, मगर मेरी खुशी की वजह कुछ और ही थी। मुझे लग रहा था कि अब तो मेरा परदेश जाना और भी आसान हो जाएगा। मैं इतनी बेसब्र हो चुकी थी कि मेरे कान सिर्फ वही बात सुनना चाहते थे जो मेरे ख्वाबों के हक में हो। माहम की आवाज में छुपी थकन, इसकी तन्हाई, इसकी खुरबत की कमी कुछ भी मुझे दुखाई नहीं देता था। मैं तो अपने जहन में खुद को किसी बड़े शॉपिंग मॉल के कैश काउंटर के पीछे खड़ा देखती, कभी किसी 5 स्टार होटल में मेहमानों को खुश आमदीद कहती और कभी कीमती लिबास में रोशनियों के बीच चलती फिरती, बिल्कुल वैसे जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। एक दिन हस्बे मामूल मैं माहम से बात करने रिमला के घर गई। इस दिन माहौल कुछ बदला बदला सा था। बातों के दौरान रिमला का कजिन, जो हमेशा खामोशी से आता जाता था, अचानक मेरे करीब आया
और पहली बार मुझे नाम लेकर पुकारा। इसने धीमे लहजे में पूछा, मरियम, क्या तुम वाकई अपनी बहन के पास बाहर जाना चाहती हो? इसके ये अल्फाज सुनकर मैं चौंक उठी। ये पहला मौका था कि इसने मुझसे बराह रास्त बात की थी और मुझे अंदाजा तक न था कि यही सवाल आगे चलकर मेरी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला है। मैंने कुछ भी सोचे बगैर फौरन सर हिला दिया, जैसे मेरे अंदर बेचैनी और शिद्दत ख्वाहिश ने मेरे दिमाग को मुअत्तिल कर दिया हो। तब वो बोला कि मुझे मुल्क से बाहर जाने के लिए इसके एक दोस्त से मिलना होगा, क्योंकि वो दोस्त एक इंटरनेशनल एजेंसी में काम करता था जो परदेश में खूबसूरत और जवान लड़कियों को रिसेप्शन, सेल्स या इनवाइट मैनेजमेंट की मुलाजमतें फराहम करती थी। लेकिन इसके साथ एक शर्त भी रखी गई थी कि मुझे खुद जाकर इसके दोस्त के सामने इंटरव्यू देना होगा। मैंने बेसब्री और जोश में बस ये पूछा कि मुझे कहाँ और कब जाना है। इसने मुझे यकीन दिलाया कि वो खुद मुझे ले जाएगा और इमला भी हमारे साथ होगी, इसलिए मुझे किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये सुनकर मेरे दिल में अजीब सा सुकून छा गया, जैसे अंधेरों के बाद रोशनी का पहला किरण मेरे ऊपर पड़ रही हो। मैंने फौरन अम्मा को बताया कि मैं रिमला के साथ कराची जा रही हूँ और अम्मा भी खुश होकर मेरी तैयारी में मदद करने लगी। मेरे दिल में एक अजीब उम्मीद जाग उठी थी कि शायद अब मेरी जिंदगी का वो लम्हा आ गया है जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रही थी। परदेश में एक नई जिंदगी, नए ख्वाब और शायद वो दौलत जो मेरी तकदीर बदल सकती है। इस वक्त मुझे ये बिल्कुल मालूम नहीं था कि जो दरवाजा मैंने अपने ख्वाबों के लिए खोला है वो दरवाजा कितने खतरात और पेचीदा जालों से भरा हुआ होगा और मेरी जिंदगी की असल आजमाइश अभी शुरू ही होने वाली थी। मैं रिमला के साथ और इसके कजिन के हमरा अम्मा की खुशी में फौरन तैयार हो गई थी और अगली शाम ही हम तीनों कराची के लिए रवाना हो गए। मेरे दिल में खुशी तो थी, मगर एक अजीब सी बेचैनी और सरसराहट सी थी, जैसे कोई अनजाना सा खौफ मेरे दिल में छुपा हुआ हो। हम एक दरमियाने दर्जे के होटल पहुंचे, जहां रिमला के कजिन नवीद ने बताया कि जिस शख्स के सामने मुझे इंटरव्यू देना है वो अभी पहुंचा नहीं है। नवीद ने कहा कि हम पहले रूम में जाकर आराम कर लें ताकि इनके पहुंचे के बाद इंटरव्यू पर सुकून माहौल में हो। मैंने ये सुनकर हल्की सी घबराहट महसूस की, मगर नवीद ने फौरन मेरी बेचैनी दूर करने की कोशिश की और कहा कि वो दोस्त खुद होटल में आ रहा है और थका हुआ होगा, इसलिए इंटरव्यू भी आराम से होगा। नवीद ने कहा कि मैं फिक्र ना करूं क्योंकि रिमला भी मेरे साथ है। इस वक्त मुझे वाकई कुछ गलत नहीं लगा क्योंकि रिमला मेरी दोस्त थी और नवीद भी कजिन की तरह एतमाद देने वाला लगता था। लेकिन जैसे ही हम रूम में पहुंचे, रिमला ने कहा कि इसे कुछ जरूरी काम के लिए जाना पड़ा है और वो जल्द वापस आएगी। मैंने इसका इंतजार किया, मगर घंटों गुजरने के बावजूद वो वापस ना आई। रूम में अब सिर्फ मैं और नवीद रह गए थे और दिल में वो अनजाने से बेचैनी बढ़ती गई। तब मुझे पहली बार महसूस हुआ कि हालात बिल्कुल मेरे कंट्रोल में नहीं थे और शायद वो दरवाजा जो मैंने अपने ख्वाबों के लिए खोला था मुझे ये कैसे जाल की तरफ ले जा रहा था जिसका अंदाजा मैं अभी तक नहीं लगा सकती थी। ये लम्हा मेरे लिए एक इम्तिहान की शुरुआत था और मैं नहीं जानती थी कि इस सफर का इख्तिमाम मेरे ख्वाबों के मुताबिक होगा या मेरे लिए यह खौफनाक हकीकत लेकर आएगा। वो कमरा हर तरफ से बंद था और मैं घबराहट और बेसब्री के साथ हर आवाज सुन रही थी। काफी देर इंतजार करने के बाद मैंने आखिरकार नवीद से पूछा कि वो शख्स कब आएगा जो मेरे लिए खास तौर पर इस होटल में बुलाकर इंटरव्यू लेने था। मेरी बेचैनी देखकर नवीद भी कुछ परेशान लग रहा था। इसके चेहरे पर शर्मिंदगी और असरब दोनों नजर आ रहे थे, गोया वो भी इस बात पर हैरान था कि इसका दोस्त आखिर कहाँ गायब हो गया था। हम दोनों घंटों तक कमरे में बैठे रह गए। हर लम्हे में मेरी दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी और उम्मीद कमजोर पड़ती जा रही थी। आखिरकार नवीद ने दिल थाम कर कहा कि आज वो दोस्त नहीं आएगा, मगर अगली बार लाजमी आएगा ताकि वो मेरा काम मुकम्मल कर सके। मैंने इस बात पर हैरानी या खौफ महसूस नहीं किया, बल्कि मेरे दिल में ये खुशी की लहर दौड़ गई कि नवीद मेरे लिए वाकई कुछ कर रहा था, मेरी मदद के लिए अपना असर इस्तेमाल कर रहा था। इसने बताया कि मुझे दोबारा किसी दिन कराची आना पड़ेगा ताकि इंटरव्यू मुकम्मल हो और मेरा काम हो सके। मेरे लिए तो ये सब खुश आइंदा था क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ अपनी बहन के पास मुल्क से बाहर पहुंचना था और मैं हर कीमत पर यह सफर करना चाहती थी।
इस दिन मैंने खुद को दोबारा तैयार किया, दिल में बेसब्री और उम्मीद के मिला जुला जज्बात लिए और सोचा कि ये एक और मौका है जो मुझे अपने ख्वाबों के दरवाजे तक ले जा सकता है। मगर दिल के किसी कोने में ये एक छोटी सी आवाज कह रही थी कि शायद ये सफर इतना आसान नहीं होगा जितना मैंने सोचा था, और ये रास्ता मेरे लिए ना सिर्फ कामयाबी बल्कि किसी बड़े इम्तिहान की तरफ भी ले जा सकता है। इस बार मैंने रिमला को कुछ भी नहीं बताया था, बल्कि दिल ही दिल में मुझे नवीद पर एतमाद होने लगा था। मैं सोच रही थी कि अगर इसने पहले तन्हाई में मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो वो दोबारा कैसे नुकसान दे सकता था। घर वापस आकर मैंने अम्मा से साफ कह दिया कि रिमला मुझे कराची इसलिए ले गई थी ताकि मैं अपने कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करके परदेश जाने की दरख्वास्त दे सकूं। अम्मा इस बात पर खुश हो गई कि मुझे अपनी बहन की फिक्र थी और मैं इसके लिए परवाह कर रही थी, लेकिन अम्मा ये नहीं जानती थी कि मेरा असल मकसद परदेश जाना माहम के साथ होना नहीं बल्कि एक बड़ी रकम कमाना था। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि बाहर के मुल्क में पैसे शायद इतने आसानी से मिलते हैं जितना मैंने ख्वाब में देखा था। मैं चाहती थी कि किसी न किसी तरह जल्द अज जल्द मुल्क से निकल जाऊं और हर माह ढेर सारे पैसे कमाऊं ताकि अम्मा और घर के हालात बदल सके। मेरी यह ख्वाहिश महज दौलत के लालच में थी, बल्कि मैं चाहती थी कि वो छोटे छोटे मसाइल और गुर्बत की कैफियत जो हमारे पर छाई हुई थी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मेरे दिल में ये भी ख्याल आया कि शायद किस्मत ने मेरे हक में है, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि ये सफ़र इतना आसान नहीं होगा जितना मैं सोचा था। रास्ते में मुझे न सिर्फ मेहनत बल्कि कुछ ऐसे इम्तिहान भी मिलेंगे जो मेरे सब्र, हौसले और वफादारी को परखेंगे, और शायद यही आजमाइश मेरी असल तकदीर बदलने वाली थी। मगर इस वक्त मैं सिर्फ एक बात की बेचैनी में मुब्तला थी, अपने ख्वाबों की दुनिया में कदम रखने की, जहां मैं आज़ाद, खुद मुख्तार और अमीर होकर अपनी तकदीर बदल सकूं। जब नवीद ने मुझे दोबारा कराची जाने का कहा तो मैं खुशी खुशी तैयार हो गई। अम्मा को मैंने बताया कि मैं सिर्फ रिमला के साथ जा रही हूँ, इसलिए वो बेफिक्र थी और मुझ पर पूरा भरोसा रखती थी, क्योंकि इन्हें मालूम था कि मैं कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। लेकिन दुनिया पर भरोसा करना कभी कभी खतरनाक साबित होता है, क्योंकि इंसान हमेशा वही नहीं होता जो नजर आता है। इस दिन नवीद मुझे लेकर एक बार फिर इसी होटल पहुंचा जहां पिछली बार हमने सारा दिन बेमकसद इंतजार गुजारा था, लेकिन इस बार नवीद ने मुझे यकीन दिलाया था कि इसका दोस्त जरूर आएगा। कुछ देर बाद वही शख्स आ गया जिसके बारे में मुझे बताया गया था कि वो मेरे परदेश जाने की टिकट और इंतजामात करेगा। मैंने सोचा था कि मुझे इंटरव्यू देना पड़ेगा, मगर हकीकत ये थी कि नवीद ने पहले ही सब कुछ तय कर रखा था। इसके दोस्त ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हो चुके हैं और वो जल्दी ही मुझे मेरी बहन के पास भेज रहा है। ये सुनकर मेरी खुशी की हद ना रही। मेरा दिल खुशी से झूमने लगा। मैं इस लम्हे नवीद को फरिश्ता महसूस करने लगी जिसने मेरे ख्वाबों को हकीकत में बदलने का वादा पूरा किया। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब इतनी आसानी से और बगैर किसी रुकावट के मुमकिन हो जाएगा। इस लम्हे मैंने तय कर लिया कि अब मेरा सफर न सिर्फ परदेश की तरफ बल्कि अपनी तकदीर बदलने की तरफ भी शुरू हो चुका था, और शायद ये आगाज मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला था। जब नवीद ने मुझे अपनी बहन के पास परदेश भेजने का इंतजाम किया तो मैं वाकई हैरान रह गई कि वो सब कुछ बगैर किसी मुआवजे या शरायत के कर रहा था। मेरी उम्र इस वक्त सिर्फ 18 साल थी और इस वक्त मैं इस बात को समझने से कासिर थी कि नवीद और इसका दोस्त मेरे बारे में क्या मंसूबा बना चुके थे, और मैं इनके असल इरादों से बेखबर थी। जब इसके दोस्त ने मुझे बताया कि सब कागजात मुकम्मल हैं और चंद दिनों में मैं अपनी बहन के पास पहुंच जाऊंगी, तो मैं फर्श पर गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। मुझे लगा जैसे अल्लाह ने एक लम्हे में मेरी तमाम मुश्किलात का हल कर दिया है। मेरी आंखों के सामने मेरी बहन का चेहरा था और साथ ही अमीर बनने के ख्वाब भी थे, मगर मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि आम लोग जो सालों में या लाखों रुपये खर्च करके भी हासिल नहीं कर पाते, वो सब कुछ मेरे लिए इतनी आसानी से मुमकिन हो गया। चंद दिन बाद मेरी फ्लाइट थी और नवीद ने मुझे सख्ती से कहा कि रात को खामोशी से जाना है, ज्यादा लोगों को कुछ बताने की जरूरत नहीं।
इस लम्हे मुझे इसकी बात बड़ी अक्लमंदी और एहतियात भरी महसूस हुई, लेकिन मुझे अभी ये एहसास नहीं था कि इस आसानी के पीछे ये कैसा जाल बिछा हुआ था जिसमें मेरी तकदीर बदलने वाली थी। और जो मैं समझ रही थी आसान रास्ता है, वो दरअसल मेरे लिए एक इम्तिहान की इब्तिदा थी। मेरा हर ख्वाब, चाहे वो बहन के पास जाना हो या अमीर होने के ख्वाब, अब एक नया रुख लेने वाला था। मैंने सोचा आखिर मुझे मुल्क से बाहर जाने के बारे में और किसको बताना था। अम्मा अब्बा तो पहले ही सब कुछ जानते थे और इमला पर इनका पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने मुझे खुशी खुशी इजाजत दे दी। मैं भी किसी अजनबी के पास नहीं जा रही थी, बल्कि अपनी सगी बहन के पास, जिसे मेरी वाकई जरूरत थी। एयरपोर्ट पर अम्मा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुझे खुश देखकर मुस्कुरा रही थी। जहां तक मेरा दिल का ताल्लुक था, वो जोर जोर से धड़क रहा था। ये खौफ के नहीं, बल्कि एक नए खौफ की धड़कन थे, एक नई जिंदगी की उम्मीद की धड़कन। नवीद और इसका दोस्त हद से ज्यादा मोहतात और चौकस थे। उन्होंने मेरा पासपोर्ट अपने पास रखा और बस ये कहा कि बाकी सब वो संभाल लेंगे। मैंने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो मेरी भलाई चाहते हैं। जहाज में बैठते ही मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे मैं किसी अनजान मगर महफूज दुनिया में कदम रख रही हूँ। मुझे कहा गया कि वहां पहुंचकर एक औरत मेरा इंतजार कर रही होगी, जो मेरे बारे में सब कुछ जानती है, और मैं इसे ढूंढकर अपनी मंजिल पर पहुंचूंगी। यह लम्हा मेरी जिंदगी का पहला बड़ा कदम था, यह कदम जो मुझे अपनी बहन के करीब ले जा रहा था, लेकिन साथ ही एक नामालूम रास्ते की तरफ भी, जहां मेरी तकदीर के नए रंग छुपे थे। और जो ख्वाब मैंने आंखों में परवाए थे, इनकी हकीकत मुझे अब बहुत जल्द देखनी थी। मैंने सोचा कि शायद वो औरत मुझे मेरी बहन के पास ले जाएगी, मगर इस जवाब में यह कैसी सर्द मेहरी छुपी थी, जिसने मेरे दिल में पहली बार शक का बीज बो दिया। मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं बेवजह ज्यादा सोच रही हूँ, मगर फिर एक सवाल मेरे दिमाग में गूंजने लगा। यह औरत मेरे और मेरी बहन के बारे में सब कुछ कैसे जान सकती थी? इसे कैसे मालूम था कि मेरी बहन कहाँ रहती है? तब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं किसी गलत हाथों में जा रही हूँ। जब हम अपनी मंजिल पर पहुंचे तो मेरे साथ कई और लड़कियां भी थी, जिनके आंखों में मेरे जैसे ख्वाब जगमगा रहे थे। इसी रात मुझे हकीकत का पहला सख्त जख्म लगा। एक लड़की रोते हुए बता रही थी कि वो सब बेची जा चुकी है। कोई गैर कानूनी कागजात नहीं, कोई हक नहीं और कोई आवाज नहीं। हर एक को मुख्तलिफ जगहों पर बेच दिया जाएगा। इसकी बात सुनकर मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। पूरी रात मैं जागती रही, दीवारों को घूरते हुए सोचती रही कि मैंने किस पर भरोसा किया। सब कुछ समझ आ रहा था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही दिन हम सब लड़कियों को अलग अलग कर दिया गया। मेरी आंखों में जो अमीर बनने के ख्वाब जगमगा रहे थे, वो एकदम से चिकनाचूर हो गई। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बन गई, एक हकीकत जिसने मुझे सिखा दिया कि ख्वाब और हकीकत के दरमियान अक्सर फासला इतना गहरा होता है कि इंसान खुद को धोखा देने से बाज नहीं रख पाता। घर से हजारों मील दूर इस अजनबी देश में अब मुझे हर सांस के साथ खौफ महसूस होने लगा था। यह पहला मौका था जब मैंने खुद को दिल ही दिल में कोसा कि मैंने अपनी जिंदगी के साथ क्या जुल्म कर दिया। पहली बार मुझे अपनी बेबसी का पूरा एहसास हुआ। वो नवीद जिसे मैं अब तक निजात दहिंदा और फरिश्ता समझती रही थी, दरअसल वही शख्स निकला जिसने मुझे खुद अपने हाथों से अंधेरे में ढकेल दिया था। मुझे बस इतना मालूम था कि मैं किसी गैर मुल्क के सरजमीन पर थी। इसके सिवा न मुझे शहर का पता था, न जबान का, न किसी अपने का। घर से दूर एक हफ्ता गुजर चुका था और हर दिन मैंने खुद को अंदर से टूटते हुए महसूस किया, मगर इस टूट फूट के बीच कहीं एक नन्ही सी उम्मीद जिंदा थी जो मुझे मरने नहीं दे रही थी। मैंने रोना छोड़ दिया और खामोशी से हर चीज को याद रखने लगी। लोगों के चेहरे, इनके नाम, आने जाने के रास्ते, दरवाजों की कुंडियां और पहरे के औकात। मैंने भागने के ख्वाब देखना शुरू कर दिया था। बस एक मुनासिब मौके का इंतजार था। फिर एक रात किस्मत ने मेरा साथ दिया। इस रात लड़कियों पर पहरा मामूल से कम था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर मैंने हिम्मत जमा की और फ्लैट के पिछले दरवाजे से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। वही अंधेरा कमरा जहां मैंने एक हफ्ता कैद में गुजारा था, आखिरकार मेरे पीछे रह गया। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है, बस इतना जानती थी कि अब वापस नहीं जाना। मैं घंटों जागती रही, गलियां, सड़कें
और सुनसान रास्ते पीछे रहते गए। भागते भागते मेरे कपड़े जगह जगह से फट गए, जिस्म दर्द से चूर हो गया, पाँव में छाले पड़ गए, मगर मैं रुकी नहीं। इस रात मैंने अमीर बनने का ख्वाब नहीं देखा था। इस रात मैंने सिर्फ जिंदा रहने का फैसला किया था, और यही फैसला मेरी कहानी का नया मोड़ बनने वाला था। क्योंकि अब मैं शिकार नहीं रही थी, अब मैं एक लड़ने वाली थी। मैं जितना भाग सकती थी भाग चुकी थी। अब जिस्म ने साथ छोड़ दिया था। आखिरकार मैं एक ठंडी दीवार के साथ टेक लगाकर जमीन पर बैठ गई। सांस इस तरह उखड़ रही थी जैसे सीने में दिल नहीं पत्थर रखे हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगू। मैं एक ऐसे अजनबी मुल्क में थी जहां ना मेरी कोई पहचान थी, ना जबान, ना जेब में एक वक्त की रोटी के पैसे। इस रात शायद मेरे अंदर के सारे आंसू बह गए थे, और आंसुओं के साथ मेरी खुद एतमादी भी। पहली बार मुझे खुद से शदीद नफरत महसूस हुई। दिल बार बार यही सवाल कर रहा था कि आखिर मैंने इतना लालच क्यों किया, क्यों मैंने ख्वाबों के पीछे अंधी होकर हकीकत को नजरअंदाज कर दिया। इसी दीवार से टेक लगाए बैठे मुझे अपना घर याद आने लगा। वही छोटा सा घर जहां अब्बा अपनी महदूद कमाई के बावजूद हमारी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करते थे। मैंने सोचा, जब मेरी बहन ने खुद कहा था कि वो अपने शौहर से बात करके मुझे कानूनी तरीके से अपने पास बुला लेगी, तो मैं इतनी बेचैन क्यों हो गई। मैंने क्यों एक अजनबी की बातों पर भरोसा कर लिया, और आज एक फ्रॉडिये के धोखे में आकर इस वीरान जमीन पर तन्हा बैठी थी। इस लम्हे मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अमीरी के ख्वाब ने मुझे एक बात मेरे दिल में चमक की तरह आई। मुझे अपनी बहन का नंबर जबानी याद था। मैंने इसको बता दिया था। बार बार इमला के घर जाकर इसके फोन से बात करने की वजह से वो नंबर मेरे जहन में नक्श हो चुका था। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी न किसी तरह अपनी बहन से राबिता करूंगी। क्योंकि अब इस दुनिया में अगर कोई मुझे समझ सकता था तो वो सिर्फ वही थी। मुझे यकीन था कि अगर इस तक मेरी आवाज पहुंच गई तो वो मुझे इस जहन्नम से निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। इसी उम्मीद को सीने से लगाए मैंने इसी दीवार के साथ सर रख दिया। आंखें बोझल थी, जिस्म टूट चुका था, मगर दिल में ये कमजोर सी रोशनी जल रही थी। मैं इसी रोशनी के सहारे वही सो गई, इस यकीन के साथ कि यह अंधेरी रात शायद मेरी जिंदगी की आखिरी रात नहीं, बल्कि किसी नए इम्तिहान की शुरुआत है जिसका अंजाम अभी लिखा जाना बाकी था। जब सूरज की पहली रोशनी ने मेरे चेहरे को छुआ तो मेरी आंख बेइख्तियार खुल गई। चंद लम्हे में खाली नजरों से आसमान को देखती रही, क्योंकि जहन अभी तक नींद और हकीकत के बीच उलझा हुआ था। फिर अचानक सब कुछ याद आ गया, अपना घर, अम्मा अब्बा, और वो हकीकत कि मैं इन सबसे कोसों दूर एक अजनबी जमीन पर तन्हा खड़ी थी। यह ख्याल आते ही आंखें फिर भीग गई, मगर मैंने जल्दी से आंसू पोंछ लिए, क्योंकि अब रोने से ज्यादा जिंदा रहना जरूरी था। भूख की शिद्दत से सर चकरा रहा था, कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर मैं खुद को संभाल कर कुछ खाने की तलाश में निकल पड़ी। एक छोटी सी दुकान से मुझे बस सूखी सी रोटी नसीब हुई, जिसे मैंने ऐसे खाया जैसे वो किसी नेमत से कम ना हो। रोटी की हर निवाले के साथ दिल में पछतावे की आग तेज होती जा रही थी। मुझे याद आ रहा था कि कैसे मैंने ख्वाबों की चक्काचौंध में ये समझ लिया था कि परदेस पहुंचते ही दौलत मेरे कदमों में होगी, कोई ना कोई आसान सा काम मिल जाएगा और मैं पल भर में अमीर हो जाऊंगी। मगर हकीकत तो इसके बिल्कुल बरअक्स थी। इस मुल्क में हर शख्स अपनी दुनिया में मगन था, कोई किसी का दुख सुनने वाला ना था, कोई मेरी तरफ देखने तक को तैयार नहीं था। मैं सारा दिन सड़कों पर भटकती रही, जहन में बस एक ही सवाल गूंजता रहा कि आखिर मैं अपनी बहन तक कैसे पहुंचूं, किस दरवाजे पर दस्तक दूं, किससे मदद मांगूं। मगर हर रास्ता बंद नजर आता था। यूं ही सोचो में गुम, भूख और थकन से लड़ते लड़ते दिन ढल गया और शाम का साया लंबा होने लगा। सूरज के साथ ही मेरी उम्मीद भी जैसे आहिस्ता आहिस्ता डूब रही थी। पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा था, कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं बची थी। इसलिए आखिरकार मैं फुटपाथ के किनारे लगे एक बेंच पर बैठ गई। वो बेंच मेरा बिस्तर भी था और मेरी पनाह भी। इसी सख्त लकड़ी पर लेटते हुए मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में खुद से वादा किया कि ये अंधेरी रात चाहे कितनी ही लंबी क्यों ना हो, मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं था सिवाय इस आखिरी उम्मीद के जो मुझे अभी जिंदा रखे हुए थी।
और यूं मेरी जिंदगी ये खौफनाक मामूल बन गई थी। हर सुबह मैं सवेरे उठती, इधर उधर भटकती, हर किसी से मदद की दरख्वास्त करती, मगर कोई भी मेरे पास ना रुकता। रात के वक्त में सड़क के किनारे किसी दरख्त के नीचे या एक पुराने बेंच पर या किसी खाली दीवार के साथ बैठी थक कर सो जाती। मुझे लगता था कि अब मैं इस फ्लैट से भाग आई हूँ और शायद मेरी इज्जत महफूज है, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। एक रात जब मैं अंधेरे में सो रही थी, अचानक 3-4 लड़कों ने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने अपनी जान और इज्जत बचाने की पूरी कोशिश की, मगर वो नशे में धुत अपनी हवस पूरी करने के लिए हमलावर हुए और मेरी इज्जत दागदार कर दी। फिर वो मुझे कोड़े की ढेर पर फेंक कर चले गए। मैं अपने फटे कपड़ों को संभालते हुए दीवार के साथ टेक लगाकर सारों खता रोती रही। ऐसा रोना जैसे जिंदगी का हर दुख इस दिन मेरे सीने पर उतर आया हो। इसी हालत में एक औरत जो वहां से गुजर रही थी मेरी हालत देखकर रुकी और मुझ पर तरस खाकर मुझे अपने साथ ले गई। इसकी जबान मुझे समझ नहीं आई, मगर इसके रवैये में मेहरबानी की गरमाइश थी। इसने मुझे अपने घर में पनाह दी और बताया कि मुझे इसके पालतू जानवरों का ख्याल रखना होगा। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं इस दुनिया में भी कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो बगैर किसी मतलब के मेहरबान हो सकता है, और ये छोटा सा सहारा मेरे टूटे दिल के लिए किसी रोशनी से कम नहीं था। इस औरत के घर में रहने के बदले वो मुझे दिन में 2 वक्त की रोटी और पहनने के लिए 2 जोड़े कपड़े दे देती थी। मैंने कई बार इससे मदद मांगी और अपनी बहन से राबिता करने की कोशिश भी की, मगर जो नंबर मुझे ज़बानी याद था वो दरअसल मेरी बहन का था ही नहीं। यूं मेरी वो आखिरी उम्मीद भी टूट गई। इसके बावजूद इस औरत ने मुझ पर एहसान किया कि इसने मुझे अपने घर से नहीं निकाला, बल्कि खामोशी से मुझे सहारा दिए रखा। इन्हीं दिनों मुझे मालूम हुआ कि मैं उम्मीद से हूँ। मेरे पेट में एक ऐसा बच्चा पल रहा था जिसे दुनिया नाजायज कहती है। मैं चाहती तो इसे जाया कर सकती थी, मगर हौसला ना हुआ। आखिर वो मेरे वजूद का हिस्सा था, मेरे खून से बना था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जब वो वक्त आया और मैंने बच्चे को जन्म दिया तो मैं हैरान रह गई। जिस हॉस्पिटल में मेरा बच्चा पैदा हुआ वहां लोग दूर दूर से इसे देखने आने लगे। तब एक डॉक्टर ने मुझे अलग ले जाकर कहा कि अगर मैं अपना बच्चा इनके हवाले कर दूं तो वो मुझे मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हैं। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में लालच ने सर उठाया। मैंने सोचा कि शायद यही वो मौका है जिसके लिए मैंने सब कुछ खो दिया था। शायद इसी एक फैसले से मैं फिर से एक नई जिंदगी खरीद सकती हूँ। मगर अगले ही लम्हे मैंने बच्चे के नन्हे हाथ को अपनी उंगली में जकड़ा हुआ महसूस किया और मुझे यूं लगा जैसे इसने मुझे रोक लिया हो। इसी लम्हे मैंने फैसला कर लिया कि मैंने लालच की वजह से एक बार सब कुछ हारा था। अब दोबारा अपने ही हाथों अपना ज़मीर नहीं बेचूंगी, चाहे इस फैसले की कीमत मुझे पूरी जिंदगी क्यों ना चुकानी पड़े। एक लम्हे को मेरे दिल में आया कि मैं ये सब छोड़ छाड़ कर वापस अपने अम्मा अब्बा के पास लौट जाऊं। मगर अगले ही लम्हे मेरे जहन में एक सवाल ने जन्म लिया कि आखिर वो डॉक्टर इस बच्चे के बदले मुझे इतनी बड़ी रकम देने पर क्यों आमिदा थे। मेरे बच्चे में ऐसी कौन सी बात थी जो इसे दूसरों से अलग बनाती थी। तब एक डॉक्टर ने मुझे हकीकत बताई और इसकी बात सुनकर जैसे मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरे कानों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है। इसने बताया कि मेरे बच्चे का खून आम इंसानों जैसा नहीं, बल्कि वो एक निहायत नायाब किस्म का खून रखता है जिसे गोल्डन ब्लड कहा जाता है। ऐसा खून जो दुनिया में उंगलियों पर गिनने जाने जितना कम पाया जाता है। पहले तो मैंने इसे महज ये कहानी समझा, मगर जब मैंने खुद को देखा कि डॉक्टर इसके खून के नमूने इंतहाई एहतियात से महफूज कर रहे हैं और सबके चेहरों पर हैरत और लालच की मिलीजुली झलक थी, तब मुझे अंदाजा हुआ कि मेरा बच्चा वाकई अनोखा है। मगर वो चाहे जितना भी नायाब क्यों ना हो, वो मेरा बेटा था, मेरे वजूद का तसलसल था। मैं इसे चंद नोटों के बदले बेचकर अपने गुनाहों का बोझ कैसे हल्का कर सकती थी। इसी लम्हे मैंने दिल ही दिल में अहद कर लिया कि चाहे मुझे सड़कों पर क्यों ना मेहनत करना पड़े, चाहे मुझे पूरी दुनिया से अकेले लड़ना पड़े, मैं अपने बच्चे को कभी किसी के हाथों फरोख्त नहीं करूंगी, क्योंकि वो किसी गुनाह की निशानी नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का वो मोड़ था जिसने मुझे लालच से इंसान और अंधेरे से रोशनी की तरफ लौटा दिया था। वो मेरा अपना खून था, मेरी कोख की अमानत। मैं इसे किसी कीमत पर किसी के हवाले करने का सोच भी नहीं सकती थी।
मगर हालात ने एक बार फिर मुझे आजमाइश में डाल दिया। जल्दी ही इस हॉस्पिटल में दूसरे मुल्कों से आए हुए डॉक्टर जमा होने लगे, जो मेरे बच्चे को महज देखने नहीं बल्कि हासिल करने की नीयत से आए थे। तब मैंने अपने बच्चे को मजबूती से सीने से लगा लिया और पहली बार दिल में खौफ के साथ अकल की एक चिंगारी रोशन हुई। मैंने डॉक्टरों के सामने साफ अल्फाज में शर्त रख दी कि अगर इन्हें मेरे बच्चे के नायाब खून पर तहकीक करनी है तो वो मुझे बाहिफाजत मेरे वतन वापस पहुंचाए। इसके बदले में मैं वक्तन फ़ौक्तन खून के नमूने देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इन्हें बच्चे से ज्यादा इसके खून की जरूरत थी। हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने ये बात मान ली, शायद इसलिए कि इनके लिए ये एक साइंसी सौदा था और मेरे लिए जिंदगी और इज्जत का सवाल। कुछ रस्मी कागजात के बाद मैं बरसों की ठोकरें खाकर आखिरकार अपने मुल्क लौट आई। जब मैंने अम्मा अब्बा को सामने देखा तो जब्त के सहारे बंधन टूट गए और मैं इनके गले लगकर बच्चों की तरह रो पड़ी। मेरी हालत देखकर वो सब कुछ समझे बगैर भी सब कुछ समझ गए थे। वैसे भी माहम इन्हें पहले ही बता चुकी थी कि मैं इस तक कभी पहुंची ही नहीं थी। 2 साल बाद जब मैं अपने घर लौटी तो मैं वो लड़की नहीं रही थी जो अमीर होने के ख्वाब देखती थी। मैंने अम्मा अब्बा को एक एक बात बता दी कि किस तरह रिमला के कजिन नवीद ने मुझे ख्वाबों का लालच देकर अंधेरों में ढकेल दिया, और इस कहानी का अंजाम यह था कि मैं खाली हाथ नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी, एक सबक और एक नई जिंदगी के साथ वापस आई थी, जहां अब मेरा ख्वाब अमीर होना नहीं बल्कि अपने बच्चे को एक बाइज्जत इंसान बनाना था। मैंने अम्मा अब्बा को सब कुछ बता दिया था कि किस तरह मुझे लालच देकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया, कैसे चंद दरिंदा सिफत लड़कों ने मेरी इज्जत को रौंद डाला और कैसे एक लम्हे की नादानी ने मेरी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया। अम्मा अब्बा ये बात खूब समझे थे कि मुझ पर जो कुछ गुजरा इसमें मेरा जुर्म सिर्फ ये था कि मैंने अपनी गुर्बत से निकलने के ख्वाब देखे थे, इसलिए उन्होंने मेरे बेटे को भी दिल से कबूल कर लिया। इस दिन के बाद हमारी जिंदगी का अंदाज बदल गया। अम्मा अब्बा ने कभी किसी के सामने ये जाहिर नहीं होने दिया कि मेरा बेटा किन हालात में पैदा हुआ था, बल्कि सबको यही बताया गया कि बैरून मुल्क मेरी शादी हो गई थी और किस्मत ने मुझे बेवा बना दिया। वक्त गुजरता गया और मेरा बेटा मेरी जिंदगी में रोशनी बुनकर आया। वो ख्वाब जो कभी सिर्फ दौलत के थे अब जिम्मेदारी में बदल चुके थे। मगर हैरत अंगेज तौर पर हालात खुद बदलने लगे। मुख्तलिफ मुल्कों से डॉक्टर आते, मेरे बेटे के नायाब खून के चंद खतरों के बदले खतीर रकम दे जाते और आहिस्ता आहिस्ता वो पैसा जमा हो गया, जिससे ना सिर्फ हमारा घर संभाला बल्कि इज्जत के साथ जीने का रास्ता भी खुल गया। जब मुझे यकीन हो गया कि अब मैं मजबूत हूँ तो मैंने माजी के जख्मों को इंसाफ में बदलने का फैसला किया और नवीद को कानून के हवाले कर दिया ताकि वो आइंदा किसी और लड़की को ख्वाब दिखाकर तबाह न कर सके। मेरी कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि मैंने ये सीख लिया था कि असल कामयाबी अमीर होना नहीं बल्कि टूट कर भी दोबारा खड़े होना है। और आज मैं अपने बेटे के साथ एक नई जिंदगी जी रही हूँ, जहाँ खौफ नहीं बल्कि हौसला मेरी पहचान है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।